दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो कि उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है। शादी के 2 ही सालों के अंदर उसने अपने पति को गुंडों से पिटवाया, सास ससुर के साथ बदतमीजी की, उल्टा दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करके वो अपने मायके में रहने लगती है। ऊपर से अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती है, ऐश करती है। महिला सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए गए थे वो उनका नाजायज फायदा उठाकर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। फिलहाल दोस्तों, इस केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 6 सालों बाद इस केस का अंतिम फैसला आना था, जो कि एक महिला जज को सुनाना था, क्योंकि मजिस्ट्रेट महिला होती है। 30-32 साल की तेज तर्रार युवक महिला होती है, जो कि कड़े फैसले और तुरंत फैसले देने के लिए जानी जाती थी। जब उनके सामने एक केस आता है, वो पूरी कहानी समझकर धीरे धीरे वो उस महिला के पति की तरफ अपनी हमदर्दी दिखाने लगती हैं। धीरे धीरे ये मामला कुछ आगे ही बढ़ जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, ये जानते पूरी कहानी इस वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। एक कोर्ट में 2 लोग अपने अपने वकीलों के साथ खड़े थे, एक पति और एक पत्नी। पति का नाम श्याम होता है, पत्नी का नाम पूजा होता है। अब दोस्तों, उन लोगों का केस क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था और एक सेशन मजिस्ट्रेट होती है, उनके सामने जब फाइल जाती है तो वो फाइल को पढ़ती है। उसके बाद वो पूरी तरीके से समझकर थोड़ा मुस्कुराती है, उन लोगों की तरफ देखती है और सबसे पहले वो उस लड़के से पूछती है जिसका नाम श्याम होता है, जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर होता है। तो दोस्तों, वो उससे पूछती है, हाँ मास्टर साहब, आप बताइए, आप इंसान है या क्या है? श्याम कहता है, मैडम मैं तो इंसान ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन लिखवाया है उसके मुताबिक आप इन्हें मारते हो, पीटते हो और शादी में बहुत सारा दहेज लेने के बावजूद आप इनसे दोबारा दहेज मांगते हैं। इतनी सुंदर है, उसके बावजूद भी आप पराई औरतों से अपना रिश्ता रखते हैं। इसके अलावा इनके जो रिश्तेदार आते हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, इन पर आप अत्याचार करते हैं, जुल्म ढाते हैं। तो ये इंसानियत है क्या है? इस पर श्याम कहता है, मैडम ये सारी चीजें जो है झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो पूजा से कहती है कि आप बताइए, आपने ये सारा लिखवा रखा है वो सही है या गलत है? उससे पहले वो कुछ बोलती, जो पूजा के वकील है वो बोलने लगते हैं। वो कहते हैं, मैडम ये जो आदमी 1 नंबर का झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है और इसने शादी की पहली ही रात से मेरे क्लाइंट के ऊपर जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दिए। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी दोस्तों, मैडम वकील को रोकते हुए बोली, वकील साहब आप चुप रहिए, इनके साथ जो हुआ है उनको भी कुछ बोलने दीजिए। पूजा से पूछती है, पूजा आपके साथ जो भी कुछ आपने लिखवाया है वो सही है या गलत है? वो कहती है, मैडम सारी चीजें सही हैं। वो कहती है, ठीक है, एक बार इन्होंने आपको मारा पीटा, इतना मारा कि आपका हाथ टूट गया था, तो आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो उसने कहा, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। फिर मैडम ने कहा, दाहिना हाथ कौन सा होता है, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? उसने बोला, ये हाथ। तो उन्होंने बोला, जिस हाथ को आप बायां हाथ बता रही हैं वो तो आपका दायां हाथ है। तो उसने कहा, नहीं मैडम ये हाथ। अब दोस्तों, वो कहती है कि जिस इंसान का हाथ टूट जाए उसे जिंदगी भर याद रहता है कि मेरा कौन सा हाथ टूटा था। 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसे बताने में कि मेरा कौन सा हाथ टूटा है, और आप इतनी देर बाद बता रही हैं। खैर छोड़िए, आपको याद नहीं, लेकिन जब आपका हाथ टूटा तो आप कहाँ गई? उसने कहा, मैं वहीं बैठ गई। तो मैडम ने कहा, अरे किसी तो हॉस्पिटल गई होगी। तो उसने बोला, हाँ मैं गई तो थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो और तुम्हें उस हॉस्पिटल में कई बार आना जाना पड़ा होगा, तो आपको याद नहीं है कौन से हॉस्पिटल गई थी? चलो कोई बात नहीं, आप किस साधन से गई थी ये तो याद होगा। उसने बोला, ये भी याद नहीं है। फिर उन्होंने बोला, किसके साथ गई थी, कौन से समय पे गई थी? उसने बोला, कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने श्याम से पूछा, श्याम आप बताओ,
आपने भी लिखवा रखा है कि इनके परिवार वालों ने आपके साथ मारपीट की, आपका पैर तोड़ दिया है। आपको भी कुछ याद है या आप भी सब भूल गए? श्याम ने कहा, मैडम सब याद है। सुबह के 9 बज रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था। वहीं पर इनके पिताजी, इनके भाई 3 लोगों के साथ आते हैं। वहीं मुझे घेर लिए, बातचीत करते ही मुझे बाइक से खींच लिया, गिरा दिया। उसके बाद मारपीट करने लगे। 2-3 लोग मेरे पैर पर चढ़ गए। मेरा दायां पैर टूट गया। मेरे सर में चोट आई, मेरे पीठ में चोट आई, मेरे पैरों में चोटें आई और उसके बाद कुछ लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद मेरी बहन आती है। मेरे बहन के जो पति है वो आते हैं। ये दोनों मुझे आधे घंटे बाद हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर गुप्ता के पास। वहाँ पर मेरा इलाज होता है। 15 दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरी माँ ने एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की, सब कुछ किया। मुझे सब याद है। वो कहते हुए रोने लगता है। तभी पूजा बोली, ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही पाओगे। शुक्र है उस दिन तुम बच गए, इससे भी बुरा तुम्हारा हाल होगा। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद पूजा के जो वकील थे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, चुप रहो, क्या बोल रही हो। जो जज थी वो कहती है, वकील साहब आप उन्हें बोलने दीजिए। अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस का निपटारा बड़ी आसानी से हो सकता है। इतना भी वक्त नहीं लगता है सच और झूठ को पहचानने में। फिलहाल वो चुप हो जाती है। उसके बाद वो पूछती है, तुम लोगों के बीच में झगड़े की असल वजह क्या है, ये बताइए। वो पूजा से पूछती है। पूजा कहती है कि ये मास्टर है, इनकी 80-90 हजार रुपए सैलरी है, उसमें से ये मुझे पैसा नहीं देते और मेरे जो रिश्तेदार आते हैं उन पर ये शक करते हैं और इनके जो रिश्तेदार आते हैं उन पे ये खर्चा करते हैं। उसके बाद मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मुझसे शादी कर लिए तो ये सोचते हैं मैं इनकी गुलाम बन के रहूं। मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैं 6 महीने मायके में रहूंगी, 6 महीने ससुराल में रहूंगी, मेरी मर्जी। तो श्याम से पूछती है, तुम बताओ क्या असल वजह है झगड़े की, क्यों तुम इनके रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते हो। श्याम कहता है, कौन से रिश्तेदार मैडम, इसके जो भी रिश्तेदार आते हैं सारे लड़के ही होते हैं। किसी को कहती है मामा का लड़का है, किसी को कहती है मौसी का लड़का है, किसी को कहती है बुआ का लड़का है, किसी को कहती है बगल वाले भैया हैं। इस तरीके से इसके 5-7 लोग रिश्तेदार बनकर आते हैं। उसके बाद भी वो उनके साथ चली जाती है। कहती है मैं भाई के साथ जा रही हूँ घूमने। उसके बाद शाम को घर आती है और उन्हीं लोगों से ये बात करती है। क्या मैं इतना भी नहीं समझता हूँ कि वो लोग कौन है आखिर। उसके बाद मैं फिर कुछ कहता हूँ तो ये मेरे से लड़ाई करती है और उन्हीं लोगों से मुझे धमकी दिलवाती है और कहती है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं गायब करवा दूंगी। मैडम मैं बहुत पीड़ित हूँ और जी जब से मुझे मार पीट कर गई है, पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। लगाते लगाते थक गया हूँ। मैं अपनी नौकरी देखूँ या अपने माता पिता देखूँ या फिर जो है मैं कोर्ट के चक्कर काटता रहूँ। मेरी सैलरी से ये 20,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में ले लेती है और उसको ये उड़ाती है, घूमती है, फिरती है, ऐश करती है। इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे जो है इससे छुटकारा दिलवाइए, मुझे न्याय दिलवाइए। दोस्तों इतना सब कहते जो श्याम है लगभग वो रोने लगता है। वो कहता है मैं इसकी धमकियों से तंग आ गया हूँ। ये मुझे कई लोगों से धमकियाँ दिलवाती है और मैं डर गया हूँ। मेरी माँ डर गई है, मेरे पिताजी डर गए हैं। हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। तभी जो है पूजा कहती है मैं तुम्हें जिंदगी में चैन से नहीं सोने दूंगी और ये मेरी सैलरी के आधे पैसे मांगती है। दोस्तों तभी पूजा कहती है आधा नहीं तुम्हें पूरा देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। श्याम कहता है देखिए मैडम आप लोगों के सामने ही मुझे धमकी दे रही है, बताइए कैसे मैं अपना गुजारा करूँ। इतना तंग आ गया हूँ, अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। यही सोचता हूँ कि मेरे बाद उनको कौन देखेगा। फिर पूजा कहती है अपने माँ बाप को भी ले जाना अपने साथ। तभी दोस्तों उसके जो वकील थे वो उसे चुप कराते हैं। तो मैडम थी वो बोलती है वकील साहब आपने तो कहा था आपकी क्लाइंट बहुत सीधी है, ना समझ है और ये सबके सामने धमकी दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप। अब दोस्तों वो चुप हो जाते हैं। मैडम कहती है ठीक है तुम अपने पति के साथ जाओगी या नहीं।
उनके साथ रहोगी या नहीं रहोगी? तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने सारे पैसे चाहिए जो कि शादी में खर्च किए थे मेरे मम्मी पापा ने। इस पर श्याम है जो बोलता है कि मैडम ये अपना सारा सामान ले जा चुकी है, शादी में जो भी कुछ मिला था ये सब कुछ ले जा चुकी है, एक चद्दर तक इसने नहीं छोड़ा और गहने वगैरह सब ले जा चुकी है। मैं इसे कौन से पैसे दूँ, ये कौन से पैसे अपने घर से लेकर आई, उल्टा ये दहेज का मुकदमा दर्ज कराती है। मेरा पैर तोड़ दिया तो इसने मेरे ऊपर हाथ के तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। इस तरीके से ये मुझे परेशान करती है, मुझे इससे न्याय दिलवाइए। अब मैडम जो है उन्होंने कहा ठीक है। सारा कुछ सुनने के बाद मैडम ने कहा ठीक है, या तो आप इन्हें 10 लाख रुपए दीजिए क्योंकि इनकी नौकरी है नहीं, आगे इन्हें जीवन गुजारना है, या फिर इनको ले जाइए अपने घर पर इज्जत से रखिए। यही जो है यही फैसला है मेरा। दोस्तों उसके बाद जो है पूजा तो खुश हो जाती है, ऊपर से कहती है मुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। श्याम था वो कहता है मैडम मैं कहाँ से पैसे दूं, इतने भी पैसे नहीं बचते, मैंने अभी अभी घर बनवा लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, मैं 2-4 लाख भी नहीं दे सकता, 10 लाख कहाँ से दूं? उन्होंने कहा फिर दूसरा ऑप्शन है, आप इसे अपने घर ले जाइए। कहता है मैडम ठीक है, आप मुझे 15 दिनों का समय दीजिए। अब दोस्तों वो 15 दिन का समय मांग लेता है, लेकिन पूजा कहती है अभी ये मुझे 10 लाख रुपए देगा तो ठीक है, वरना मैं 15 दिन बाद इससे 20 लाख रुपए लूंगी। इतना सुनने के बाद पूजा के जो वकील थे उन्होंने कहा मैडम 10-20 लाख से क्या होगा, ये इतना पैसा कमाते हैं, कम से कम 50 लाख रुपए इसको चाहिए मुआवजा के तौर पर। अब दोस्तों जो जज साहिबा थी, जो मैडम थी, उन्होंने कहा आपकी जो क्लाइंट है वो सरेआम धमकी दे रही है, उस पे आपने कुछ नहीं कहा, जब वो 20 लाख मांग रही है तो आप उसमें 50 लाख लगा दे रहे हैं। तभी जो है श्याम के जो वकील थे वो बोलते हैं मैडम कायदे से तो इस रिश्ते को बिना लेन देन के ही खत्म कर देना चाहिए, इस औरत से मेरी जो क्लाइंट है उनको छुटकारा दिलवाइए, इनकी जो है जिंदगी का सवाल है, लेकिन आपने इतना मुआवजा लगा ही दिया है तो आपने सोच समझकर ही लगाया होगा। आपके फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप 15 दिन का वक्त दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। मैडम ने कहा ठीक है, 15 दिन के बाद आप लोग आइएगा। अब दोस्तों इनका अंतिम केस था तो शाम हो गई थी, कोर्ट जो है उसके बाद बंद हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जब रास्ते में जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी वो अपने आवास के लिए जा रही थी, वो देखती हैं जो श्याम था उसको 2-3 लोग घेरे हुए हैं और पूजा जो है उसे धमकी दे रही है कि 50 लाख देने के बाद भी तुझको नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तभी जो है मैडम अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती हैं, उसके बाद शीशा डाउन करके उनकी बातें सुनती हैं और उसके बाद एक बार वो बोलती हैं क्या हो रहा है ये सब, वो समझ जाती है कि ये जज मैडम है। उसके बाद वो सारे लोग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों 15 दिन बाद फिर उनको आना था, लेकिन अगले संडे को जो है एक हॉस्पिटल में श्याम अपनी माँ का इलाज करवाने को लेकर गया हुआ था और वहीं पर जो मजिस्ट्रेट मैडम थी वो भी अपना इलाज करवाने के लिए गई हुई थी। उन्होंने जब जो है श्याम को देखा, उनने बोला अपनी सहायिका से, अपनी केयर टेकर से उसको कहकर बुलवाया। उनका जो ड्राइवर था वो बाहर ही खड़ा था हॉस्पिटल के, उसको बुलवाती है, वो एक प्राइवेट वार्ड में थी। मैडम को देखकर चौंक जाता है और बोलता है क्या हुआ मैडम आपको? ने कहा कुछ नहीं, पेट में थोड़ा दर्द था, ज्यादा बढ़ने लगा तो हॉस्पिटल चली आई, अभी ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है, थोड़ा आराम है, लेकिन आप किसको लेकर आए हैं? तो श्याम ने कहा मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ। तो श्याम ने सोचा मैडम अकेले हैं, क्यों ना केस के ही सिलसिले में कुछ बात कर लूं। उसने कहा मैडम जो पूजा है उसकी वजह से मेरा सारा सामाजिक स्तर जो है ग्रस्त में चला गया है, ये समझिए कि मैं बस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, उसकी वजह से बहुत बदनामी हुई है, वाकई में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैंने जो भी कुछ कहा है वो सारी बातें सही हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मैं यहाँ पर आपके केस के सिलसिले में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, गलत रिश्ते जुड़ जाते हैं।
मैंने अपनी जिंदगी में कई साल वकालत की और 3-4 सालों से मैं फैसले सुना रही हूँ। मैंने बहुत ऐसा देखा है कि कहीं पत्नी जो है पति के दोबारा सताई जाती है, कहीं जो है पति पत्नियों के दोबारा सताए जाते हैं। तो इस तरीके की कहानी चलती रहती है समाज में। लेकिन ठीक है, मैंने जो है फैसला सुना दिया है, या तो आप उनको पैसे दे दीजिए या आप उनको घर ले जाइए। और आप घर ले जाइए, आप मास्टर हैं, समझदार हैं, और आप ही कुछ संतोष करिए, रिश्ते को बनाने की कोशिश करिए। श्याम कहता है मैडम 2 साल मेरे साथ रही, मैं 20 बार इसके सामने झुका, कोई बात नहीं मानती, और मैं क्या ही बताऊं, वहाँ पर तो मैं कुछ बता ही नहीं पाया, और ये क्या क्या मेरे साथ करती है, और मैंने इसे कोई कमी नहीं रखी। मेरे माता पिता परेशान है, मेरा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी 35-36 साल की उम्र हो गई है, और अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसको दे दूं। फिलहाल मैं पैसों के इंतजाम में लगा हूं, मैं उसको ले जाकर भी क्या करूंगा, फिर वो ऐसे ही करेगी। अब आप ही बताइए, मैं उसको ले जाऊं या पैसे देकर उससे छुटकारा पाऊं। मैडम ने कहा देखो, मैं तुम्हें ये एडवाइस नहीं दे सकती, फिलहाल तुम्हें दोनों में एक काम करना पड़ेगा, या तो फिर आप पैसे दीजिए या फिर उनको ले जाइए, अपने घर इज्जत से रखिए। दोस्तों, जो श्याम था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है मैडम वाकई में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उसको पैसे दे दूंगा, मैं उससे छुटकारा ले ही लूंगा। कहती है कोई बात नहीं, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल सकती है। फिर श्याम कहता है मैडम वो अभी भी मुझे धमकी दिलवाती है कि ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, ऐसी कोई भी धमकी आती है तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद वो नंबर लेते हैं एक दूसरे का। उसके बाद जो मैडम थी उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी माँ को देखिए जाइए। दोस्तों, फिर वो वहाँ से चला जाता है। 15 दिनों बाद वो दोनों फिर कोर्ट के सामने पेश होते हैं और एक ही मिनट में फैसला हो जाता है, क्योंकि वो जो है 10 लाख का चेक पूजा को थमा देता है। उसके बाद इनकी सुनवाई खत्म हो जाती है। उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने ये रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, 1 महीने बीतते हैं। फिर जो मैडम थी वो जो है श्याम को कॉल करती है, कहती है क्या हाल है मास्टर साहब। अब तो कोई धमकी वगैरह नहीं आ रही है। वो जैसे ही देखता है मैडम का कॉल, वो हैरान रह जाता है। बोलता है मैडम मैंने जैसे ही उसे पैसा दिया उसने शादी कर ली किसी से, अब क्या धमकी देगी। मैडम ने कहा ठीक है, अब तुम भी अपनी कहीं शादी कर लो, क्या करोगे, रिलेशन में ऐसा होता रहता है और हर कोई भुक्तभोगी है इन सब चीजों का, कहीं ना कहीं कोई नहीं बचा है इनसे। फिर टीचर ने कहा मैडम आप लोग तो बचे होंगे इन सब चीजों से। उन्होंने कहा अब क्या बताऊं, कोई नहीं बचा है, मैं भी नहीं बची हूँ। फिर वो अपनी कहानी कहने लगती है, जब मैं कॉलेज में थी, पढ़ रही थी, एक लड़का मुझसे डॉक्टर बनकर मिला, हम लोगों की बातचीत होने लगी, घूमने फिरने लगे, फिर वो मेरे ऊपर रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो एक नंबर का ठग है। फिर मैंने उससे पीछा छुड़ाया तो वो जो है मेरा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देने लगा। फिर मैंने कानून का सहारा लिया, बहुत मकसद के बाद मैंने उससे पीछा छुड़ाया। तो ये समझिए कि कोई नहीं बचा है। लेकिन अब आप जो है शादी कर लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। श्याम जो है कहता है ठीक है मैडम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किससे करूँगी, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं, देखा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आज जो है आपके पास किसी लड़की का फोन आएगा, आप जो है उससे बात कर लीजिए। अब दोस्तों वो जो है चौंक जाता है। वो कहता है कौन सी लड़की मैडम। वो बोलती है बस आप बात कर लीजिएगा, किसी का फोन आएगा। अब दोस्तों वो फोन काट देती है, लेकिन जो मास्टर साहब थे वो फोन का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं कि किसी लड़की का फोन आए, किसी का फोन आएगा। दोस्तों रात के 10 बज जाते हैं, किसी का फोन नहीं आया। 1-2 फोन किसी और लोगों का आया, जैसे ही आता इनका दिल धड़क जाता, लेकिन वो कोई उनके परिचित होते थे। रात के 11 बज गए तो मैडम ने उनको फोन किया, मास्टर साहब क्या हाल है, किसी का फोन आया आपके पास, किसी लड़की वड़की का। श्याम ने कहा नहीं मैडम नहीं आया, मैं तो इंतजार कर रहा था।
मैडम ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है इंतजार करिए। अब दोस्तों फिर जो है अगला दिन आ गया। मैडम ने फिर फोन किया, मास्टर साहब किसी का फोन आया था कल आपके पास किसी लड़की का? उसने बोला नहीं मैडम नहीं आया था। उन्होंने कहा याद करिए आया होगा। वो याद करता है, कहता है नहीं मैडम नहीं आया था, बस आपका ही 2 बार कॉल आया था और किसी लड़की का नहीं आया था। तो इस पर मैडम ने कहा मैं लड़की नहीं हूँ क्या मास्टर साहब? दोस्तों इतना सुनने के बाद श्याम जो है रोने लगता है और कहता है मैडम आप अपने बारे में बात कर रही हैं? मैडम ने कहा हाँ मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। मैडम ने कहा क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मास्टर ने कहा मैडम आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन आप एक मजिस्ट्रेट हो और मैं एक मास्टर हूँ। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, आप भी तो गुरुजी है, आपसे ही पढ़कर तो लोग ये सब बनते हैं। अब दोस्तों जो है मास्टर साहब के पास कोई शब्द नहीं था। फिलहाल दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, फिर दोनों अपनी बातचीत करते हैं, दोनों में प्यार होता है। फिर आगे चलकर दोस्तों ये लोग शादी करते हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।